हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 8th का साइंस का लेसन नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट वन में हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था, जो एक नेचुरल फिनोमिना, और हमने क्लास 6th में भी पढ़ा था। 7th में भी हमने थंडर स्टॉर्म साइक्लोन्स के बारे में पहले पढ़ रखा है। तो इस चैप्टर में लेसन नंबर 15 में लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स दो टॉपिक्स को डिस्कस किया गया था। तो इसका ये पार्ट 2 है जिसमें हम अर्थक्वेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक होते क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि लाइटनिंग के ऊपर बेस्ड है, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो जिनको आंसर्स पता है, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, वीडियो देख लिया है, वो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग? ठीक है, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और मैं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आपको शायद हेल्प मिल सकती है। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं आगे वाले वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक। वॉट इज़ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है? तो हमने लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि ये जो है नेचुरल फिनोमिना है, जो लार्ज लेवल पर, अगर ये लार्ज स्केल पे आते हैं तो डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। जैसे रोड्स टूट जाती हैं या सारा और अदर फैसिलिटीज़ जो होती हैं हमारी, वो ख़त्म हो जाती हैं, तो हमें बहुत डिस्ट्रक्शन लाइफ का भी होता है, मतलब बहुत लोगों की डेथ हो जाती है इसमें। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है वो साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स, इन सब के बारे में पहले से बता सकता है, क्योंकि जो वो लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं अपनी स्टडीज़ के बेसिस पर। वेदर डिपार्टमेंट है तो सैटेलाइट्स के थ्रू उनको कुछ पिक्चर्स ऐसे मिलती हैं कि उन्हें पता लग जाता है कि थंडरस्टॉर्म डेवलप हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे प्रिकॉशंस ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया द थंडरस्टॉर्म अकर्स, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स अकम्पनिंग इट। तो इन सब से हम जो है अगर पहले ही खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वहाँ से लोगों को खाली करा दिया जाता है उन एरियाज से। ठीक है, लेकिन एक नेचुरल फिनोमिना ऐसा है जो कि है अर्थक्वेक, जिसके बारे में अभी भी साइंटिस्ट जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आएगा और कब पॉसिबिलिटी है और किस रीजन में आ सकता है। ये अचानक ही आता है और इतना सेकेंड्स में आके चला भी जाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज और बहुत नुकसान ये पहुंचा के चला जाता है। तो इसमें लिखा है कि अभी तक इसके कारण का पता नहीं चल पाया, प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि कब कहाँ पे होगा। हाँ, उसको मेजर किया जा सकता है, आने के बाद उसको मेजर किया जा सकता है कि कितना आया था, कितनी इंटेंसिटी का आया था, कितने मैग्नीट्यूड का था, लेकिन पहले नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इंडिया में जो आया था अर्थक्वेक, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, वो 8 अक्टूबर 2005 उरी में आया था और तांधा टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर में। ठीक है, और इसके बाद में एक भुज में आया था, डिस्ट्रिक्ट है ये गुजरात का, वो आया था 26 जनवरी 2001। हमने न्यूज़ में और टीवी के चैनल्स पे देखा था। सीरियसली हमें याद है, जब तो आप लोग तो नहीं होंगे शायद, लेकिन हमें पता है कि उस समय इतना डिस्ट्रक्टिव था वो कि पूरे न्यूज़ में वही दिखा रहे थे और बहुत सारे घर डैमेज थे, बहुत लोग रो रहे थे रोड्स पे, उनके सारी फैमिली ख़राब हो गई थी। तो ये ऐसा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दिया है यहाँ ब्लू बॉक्स, इसमें यही दिया है कि अपने पेरेंट्स से हम बात करके जान सकते हैं। तो वो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया है। ये देखो एक पिक्चर और है, ये कश्मीर का जो आया था अर्थक्वेक। देखो सारा घर ऐसे टूटे हुए हैं, सब दबा हुआ है, तो कितना नुकसान होता है। ठीक है, तो अब इसमें आया व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, है क्या एक्चुअली? तो ये क्या है? शेकिंग ऑफ अर्थ है। मतलब अर्थ जब शेक करती है अपने अंदर क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट जो होता है उसमें कुछ ऐसा शेकिंग होती है जिसकी वजह से जो धरती का अपर लेयर है वो भी शेक करती है और वो अनबैलेंस्ड, मतलब एक रिदमिकली नहीं, वो अनरिदमिकली मूव करने लगती है। ठीक है, तो इसमें है व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स, क्या होता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके इफेक्ट को हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है व्हाट इज एन अर्थक्वेक। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रैम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी से बस आके चला जाता है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट।
धरती के अंदर जो लेयर्स होती हैं, देखो यहाँ देखो आप इस डायग्राम में, इसमें दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ है, हम लोग तो यहाँ रहते हैं अर्थ पे ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस टाइप से इसको काट के एक सेक्शन करके दिखाया है। तो इसमें हमने क्या देखा कि सबसे अंदर ये इनर कोर, यहाँ तो कहते हैं बहुत जलता हुआ सा, उबलता हुआ, मतलब पत्थर भी मेल्टेड से हैं, बहुत गर्मी, हीट और आग जैसा है। उसके अंदर ये आता है आउटर कोर एंड देन मेंटल, देन क्रस्ट। इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल एंड क्रस्ट, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है इतना ये पतला दिख रहा है, बट ये इतना पतला नहीं होता, इसमें भी कई लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं जो इस तरीके से लगी होती हैं। तो इसमें अंदर जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उनको हम प्लेट्स भी कहते हैं, कि अलग अलग टाइप की प्लेट्स होती हैं जो उनका पूरी जो उनकी कंस्ट्रक्शन, जो बनने का जो उनका इफ़ेक्ट्स हैं, या जो जिस चीज़ से वो बने हैं वो सब बिल्कुल अलग हो सकते हैं, और उनके आपस में बैलेंस भी अलग तरीके से होता है। जैसे कोई लेयर मोटी है, कोई लेयर पतली है, और अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें आता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस, जो मैंने अभी बताया, इट इज़ फ्रेगमेंटेड, बहुत सारी लेयर्स में है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, एक को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, ठीक है। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन, ये हमेशा एक मोशन में होती हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और दे प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कॉलिजन। तो ये आप इस डायग्राम से देखो, ये बात समझ आएगी। इसमें दिया है, ये तो ब्रशिंग, ब्रशिंग माने क्या है कि आपस में इस तरीके से रगड़ना, इधर उधर, राइट लेफ्ट। और कोलाइडिंग या कॉलिजन में क्या होता है कि वो टकरा के एक दूसरे के ऊपर और नीचे जाने लगती हैं ऐसे, ठीक है, वो टकराती हैं एक दूसरे से, वो ब्रशिंग नहीं होता। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, जब अंदर की लेयर्स में जो प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है तो वो ऊपर भी आएगा वो मूवमेंट, तो ठीक है। तो इसकी वजह से डिस्टर्बेंस इन द अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है। दिस डिस्टर्बेंस शोज अप एज अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये जो डिस्टर्बेंस है यही हमें ऊपर हमें अर्थक्वेक की फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें है, इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक्स कैन दे ऑल्सो प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर कैन इट विल स्ट्राइक। नो, अभी तक ये बात नहीं पता चल सकी है, ठीक है। फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, ठीक है। आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड ऑल्सो कॉज ट्रेमर्स, जो अंदर उसमें एक्सप्लोजन होते हैं उनसे भी क्या धरती हिल सकती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो कॉज व्हेन अ वॉल्केनिक इरप्शंस हेल्ड इनसाइड और मिटियोर हिट द अर्थ। अगर हमारी अर्थ पे कोई बहुत ज़ोर से, कोई बाहर से, कोई स्पेस से कोई भी अगर मिटियोर अटैक करता है तो भी पूरी अर्थ हिलती है, ये तो नॉर्मल है। अगर कोई चीज़ बाहर से टकराएगी तो उस पर वो धरती तो हिलेगी, या कोई भी चीज़ तो हिलेगी ही। या फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरीड आउट, अगर ये चीज़ें होती हैं तो अर्थक्वेक आ सकता है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट, ज़्यादातर जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं वो किस रीज़न से आते हैं, मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट, जो अभी बताया था, या तो कॉलिजन या फिर ब्रशिंग की वजह से, ठीक। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। अब ये क्या है कि जब अर्थक्वेक्स होते हैं, मूवमेंट की प्लेट्स में मूवमेंट होता है, तो जो प्लेट की जो बाउंड्रीज, जैसे ये एरिया यहाँ दिया है, जो बाउंड्रीज होती हैं, सपोज ये दो प्लेट्स हैं आपस में ये टकरा रही हैं, तो इनका जो ये बाउंड्री वाला रीजन है ये सबसे ज़्यादा प्रोन होता है, बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट होता है। तो इन वीक जोन्स को क्या कहते हैं, आर नोन एज सीज्मिक जोन्स या फिर फॉल्ट जोन्स, ठीक है। सीज्मिक जोन्स या फिर फॉल्ट जोन्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और यहाँ से होते हुए फिर और एरियाज़ में धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड कम होता चला जाता है। तो ये जो सीज्मिक जोन या फॉल्ट जोन्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक। इंडिया में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रोन है, कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रैन ऑफ कच्छ,
राजस्थान एंड इंडो गैंगटिक प्लेन, ठीक है, एंड सम ऑफ द साउथ इंडियन रीजन्स आर ऑल्सो अंडर द डेंजर जोन। अच्छा, यहाँ पे देखो एक ये दिया है कि मूवमेंट ऑफ इंडियन अर्थ प्लेट। अब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्लेट्स दी हैं अलग अलग, तो ये दिया है यहाँ पे इंडियन प्लेट की फॉर्म में, और यहाँ पे दिया है ऊपर देखो यूरेशियन प्लेट। तो ये क्या होता है, ये ऐसे करके ऐसे आपस में टकराती हैं। देखो मैं बताती हूँ, ऐसे यहाँ से और यहाँ से ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे आते हैं। यहाँ पे द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको हम मेजर करते हैं, और किस पे मेजर करते हैं, दैट इज बीइंग मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल। डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड ऑफ मोर देन 7, यानी 7 से ज़्यादा अगर है तो वो बहुत इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक रहा होगा, ठीक है। जो भुज में और कश्मीर में आए थे, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी मोर देन 7.5 थी, ठीक है। तो अब इसमें ये तुम्हारे जो आता है, ये दिया है एक सीस्मोग्राफ का रिकॉर्ड, कि कैसे सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है, ये उसका डायग्राम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमारी पीछे शायद छूट गई है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वाला पार्ट हमारा रह गया था, ठीक है। तो इसमें ये था कि यहाँ से दिया था, हाँ, अ मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडियन ओशन। तो जब अर्थक्वेक आते हैं तो सुनामी भी आती है। सुनामी क्या होता है कि जब ओशंस में, सीज में जो पानी है, जब उसकी जो अंदर की लैंड है उसमें भी तो मूवमेंट होता है, तो जो वो पानी है समुद्र का या ओशन का, वो बहुत तेज़ी से बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठने लगती हैं, और वो कोस्टल एरियाज़ में जाके भर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल में पानी जो है वो आ जाता है, तो उसे सुनामी कहते हैं। अकॉर्डिंग इंडियन ओशन में आया था कब, 26 दिसंबर 2004 में। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। ये सब न्यूज़ में दिखाते हैं, बहुत डर लगता है उनको देख करके, ठीक है। तो इसमें दिया है टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को मार्क करें, और उसमें हम जो है कुछ ऐसे पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर से, पुराने न्यूज़पेपर से, जहाँ पर ये डिवास्टेशन जो भी हुआ है उसको डिपिक्ट करते हुए हो, तो हम ये अपने प्रोजेक्ट में ये कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं पहले बताना भूल गई थी। इसमें ये बताया था कि हमारे जो पहले बड़े लोग थे उनको ये नहीं पता था कि अर्थक्वेक क्यों आता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ये बात उनको नहीं पता थी। उनको ये लगता था कि जो अर्थ है वो जो है एक बैल के सींग के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। ये सपोज एक बैल है, उसके सींग है, उसके ऊपर टिकी हुई है, तो एक सींग से जब वो दूसरे सींग पर टर्न करता है अर्थ को, तो अर्थक्वेक्स आते हैं, ऐसा पहले लोग मानते थे, और उनको कहते थे कि वो नाराज़ हो गए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है करके, ठीक है। तो इन एंशियंट टाइम पीपल डिडंट नो, और हर एरिया, हर कंट्री की अपनी अलग ही कहानी थी। कुछ लोग कुछ कहते थे, कुछ लोग कुछ कहते थे, ठीक है। तो इसमें यही था, ओके, ये हमारा छूट गया था। अब हम आते हैं अपने इस डायग्राम पे। ये क्या है, हमारा सीस्मोग्राफ। इससे हमारा मेजर होता है, सीस्मोग्राफ में हमारे रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, जिनको रीड करके पता लगाते हैं कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था। इसमें क्या होता है, ये ऐसे करके एक पेंडुलम लटका होता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें बॉब लगा होता है, और उसमें आगे एक पेन लगा होता है, या ये कहें कि एक इंक भरी हुई कोई चीज़ होती है, उसका एक स्टैंड होता है, इस तरीके से वो हैंग होता है। और ये यहाँ पे एक स्टेबल एक स्टैंड होता है, बेस होता है, इसके ऊपर एक रोलर होता है जिसपे पेपर रोल चढ़ा होता है, ठीक है। ये पेपर रोल चढ़ा होता है। तो क्या होता है, अगर अर्थक्वेक आता है तो ये शेक करता है, नीचे वाला बेस ये सब शेक करता है। इस शेक करने से ये जो पेन है ये भी हिलता है, और हिलने से जो इसके ऊपर ये पेपर पे निशान बना देता है। देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कुछ जिगजैग से, तो इन जिगजैग लाइंस की, देखो ज़्यादा ज़ोर से, धीरे से आएगा तो थोड़ा थोड़ा हिलेगा, ज़ोर से आएगा तो ज़्यादा ज़्यादा हिलेगा, है ना। तो वो अगर उनकी इंटेंसिटी को मेजर करके ही हम मैग्नीट्यूड पता कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूरे पैराग्राफ में यही दिया है जो मैंने आपको ओरल बताया। ये सीस्मिक वेव्स होती हैं, जो वेव्स रिकॉर्ड कर ली जाती है किस इंस्ट्रूमेंट में, सीस्मोग्राफ में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड है, ठीक है। जो मैंने बताया है ये सब इसमें यही है। ये डायग्राम आप बनाने की प्रैक्टिस कर लेना,
देखो यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है, इसको रिक्टर स्केल कहते हैं। इसमें सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स होते हैं, अलग अलग पता लगता है कितने इंटेंसिटी का आया था, इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। और ये देखो यहाँ पे ये इपीसेंटर, जहाँ से वेव्स बननी शुरू होती हैं, सीज्मिक वेव्स, उसको कहते हैं इपीसेंटर। और ये ऐसे करके गोल गोल चारों तरफ चलती हैं। ये अर्थ सरफेस हो गया, ये फोकस हो गया यहाँ, ठीक है, और ये सीज्मिक वेव्स यहाँ चल रही हैं आगे, ठीक। अच्छा, अब है इसमें ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। ये क्या चीज़ है, हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? देखो पहले तो हमें पता लगता ही नहीं है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर ये लिखा है अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। अब इसमें है we have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important to take necessary precautions to protect ourselves all the time. हमेशा ही हमें बच के रहना पड़ेगा कि कभी भी, तो जो सीज्मिक जोन होते हैं, मतलब जो ये कहेंगे कि हम बहुत डेंजरस जोन है जहाँ होता है कि जनरली आते ही रहते हैं अर्थक्वेक्स, तो वहाँ पे हम थोड़े प्रिकॉशन ले सकते हैं। उनको क्या करते हैं, बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं ऐसे जोन में शुड बी डिज़ाइंड सो दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो अगर आ जाए अर्थक्वेक तो वो सिर्फ शेक करके रहें, टूटे ना। जैसे हमारे यहाँ जो बनती हैं बिल्डिंग्स, ये अगर शेक करेंगी तो ये टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पे कैसी बनाई जाती हैं, जो फ्लैक्सिबल होती हैं, जो ऐसे ऐसे झूल जाती हैं लेकिन टूटती नहीं हैं। और दूसरा, उनकी जो छत होती हैं वो पक्के सीमेंट की नहीं बनाई जाती हैं, वो वुड से बनाई जाती है, लकड़ी की, हल्की लकड़ियों से, ताकि अगर टूटे भी तो किसी की जान को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। और उसकी कंस्ट्रक्शन भी अलग टाइप की होती है, ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्विक सेफ, जो सेफ हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं? कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट, जिन आर्किटेक्ट्स को बहुत नॉलेज है इस चीज़ की, उन्हीं से हमें अपने घर का नक्शा बनवाना चाहिए, ठीक। इन हाईली सीज्मिक एरियाज द यूज़ ऑफ मड और आम्बर इज़ बेटर देन यूज़ हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वही जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ बेटर इफ़ द cupboards and shelves are fixed to the wall so that they did not fall easily. दीवार में ही बनी हो, वो अलग से ना हो ताकि वो गिरे तो किसी को चोट ना लगे। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, और ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि हमें ये सब चीज़ें कम से कम टांगनी चाहिए ऐसी जगहों में, ठीक है। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक, इट इज़ नेसेसरी दैट स्पेशली ऑल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, ठीक है, आग लग सकती है। नेक्स्ट है द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो आपको कभी भी किसी कंपटीशन में 1 मार्कर में आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में आ सकता है। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इट इज़ इन रुड़की। हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्विक रेसिस्टेंट हाउसेज, इसमें हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप योरसेल्फ। और हम क्या करें, ये तो थे जो हमें अपनी कंस्ट्रक्शन पे करने चाहिए, लेकिन हमें पर्सनली क्या लेने चाहिए कि टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, हमें किसी मेज के नीचे घुस जाना चाहिए। स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स के नीचे नहीं खड़ा रहना चाहिए। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो, अगर हम बेड में हैं तो तकिए से अपने सिर को कवर कर लें और अब खड़े नहीं होना है, ठीक है। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर हम बाहर हैं तो हम क्या करें, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, खाली जगह ढूंढ लें, आसपास बिल्डिंग्स वगैरह ना हो या कोई पावर लाइन ना हो हमारे सर के ऊपर। ड्रॉप टू द ग्राउंड पे लेट जाए, ठीक है। इफ़ यू आर इन अ कार और बस डू नॉट कम आउट, बाहर नहीं आना है। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, धीरे धीरे चलाए ताकि वो किसी क्लियर जगह में आ जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखो यही था, और ये इसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और आने वाली वीडियोस मिल सकें ताकि, और लाइक और शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। और क्वेश्चन जो मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, उसका जवाब भी आपको देना है। ओके, देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।